हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किया था। हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था शुरू से। इससे पहले मेरा 4 क्लास हिस्ट्री का हो चुका है। ये 5वां क्लास है। इससे पहले कल हम पढ़ाए थे साम्राज्यवाद, और आज मेरा रहेगा वाणिज्यवाद। कल इसमें कुछ बचा हुआ था जो हम कल आज बोले थे, आज एक्सीलेंट करके अच्छा से बताएंगे। कल थोड़ा कम देर का क्लास था, आज क्लास बहुत अच्छी सी होगी। तो आज हम बताएंगे वाणिज्यवाद, और कल हम क्या बता चुके थे, साम्राज्यवाद। तो चलिए, इससे पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें काफ़ी सपोर्ट मिल सके और हम और से अच्छा वीडियो अपलोड कर सकें। क्लास में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको एकदम थ्योरेटिकल दिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल दिया जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझ लो आपको भविष्य में, फ्यूचर में अच्छी हिस्ट्री में अच्छी पकड़ नहीं हो पाएगी। तो चलिए हम ठीक है आगे चलते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम बताए थे साम्राज्यवाद में क्या होता है। बताए थे साम्राज्यवाद का सिंपल अर्थ क्या होता है, अपने साम्राज्य की वृद्धि करना, अपने साम्राज्य में वृद्धि करना, साम्राज्य को बढ़ाना है, साम्राज्यवाद होता है। ये सब हम पढ़ा चुके थे, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। साम्राज्य की वृद्धि करना होता है। उपनिवेशवाद क्या होता था, ये कल भी हम समझाए थे। प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण कर लिया जाता है, ये सब हम कल बता दिए थे। अगर आप क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाके या हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक लाइन से हिस्ट्री का क्लास होगा, आप देख सकते हैं। क्लास 1 2 3 कर कैसे होगा, आपको जो दिक्कत है क्लास 1 2 3 कर जाके देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आज अपनी क्लास। आज टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं। ये सब बताए हुए थे, कल समझाए हुए थे। हाँ, कल हम यही बता रहे थे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। कल थोड़ा सा बताए थे इसमें, और बताए थे कि हम आज पढ़ाएंगे वाणिज्यवाद। आज हम क्या पढ़ाएंगे, वाणिज्यवाद, कल बोले हुए थे। तो चलिए देखते हैं। वाणिज्यवाद हमको पढ़ना था। वाणिज्यवाद का सेशन कब से कब तक था, 1757 से 1813 ईस्वी तक था। क्या था, 1757 से 1813 ईस्वी तक था। इसमें क्या था, इसमें ना ट्रेडर था। क्या था, ट्रेडर था, यानी कि सामान इसमें ना बेचना था, यानी कि विदेश से, यानी कि अपने अपने देश के अंदर का भी सामान जो भी था, यानी कि सेल करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें क्या था कि इसमें यूरोप से सामान ला के और इंडिया में सेल करना है, और इंडिया के सामान को क्या करना है, यूरोप में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना था। बस यही था इसका, यही उद्देश्य था। अभी इसको हम आपको वाणिज्यवाद के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल से बताएंगे। और उसके बाद क्या था, औद्योगिक साम्राज्यवादी, 1813 से 1857 तक था। क्या था, 1813 से 1857 तक। इसमें ये हो गया, तब तो मैन्युफैक्चरिंग इसमें ना, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिशर्स क्या सामान बेचते नहीं थे, ये क्या करने लगे, अब खुद अपना कुछ सामान बनाने लगे। जिसको जी जरूरत पड़ता है ये अब खुद क्या करने लगे, ये बनाने लगे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, वित्तीय साम्राज्यवाद, फाइनेंशियल इम्पेरिज्म। तो इसका सेशन कब तक था, 1857 से 1947 तक। और इसमें क्या था, इसमें शासन कहाँ था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन नहीं था, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, महारानी के हाथ में शासन चल गया था। किसके हाथ में चल गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और ये 1857 से कब तक था, 1947 तक। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो ही चुका था। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आज हम वाणिज्यवाद देखते हैं। चलिए लेते हैं वाणिज्यवाद। देखिए, वाणिज्यवाद 1857 से 1813 तक था। कॉमर्शियलिज्म। तो देखिए इसका डेफिनेशन, मान्यताएं पहले पढ़ते हैं। क्या करते हैं, इसका मान्यताएं क्या है, किसी राष्ट्र की आर्मी पावर उस राष्ट्र की फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करती है। क्या करती है, किसी भी राष्ट्र की जो आर्मी पावर जो है ना, वो क्या करती है, राष्ट्र की फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करती है। और फाइनेंशियल सिचुएशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कि उसको बेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे अच्छा उपाय क्या है, फॉरेन ट्रेड। क्या, विदेश व्यापार। क्या, फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। जिस देश का फॉरेन ट्रेड जितना अच्छा रहेगा, उस देश का आर्मी पावर, फाइनेंशियल सिचुएशन उतना क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो यही इसमें समझाना चाहते हैं। एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, पहले एक बार आप अच्छा से पढ़ लीजिए, बार बार एक्सप्लेन करना अच्छी नहीं लगती है। किसी राष्ट्र की आर्मी पावर उस राष्ट्र की फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करती है, और फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा उपाय फॉरेन ट्रेड है। जिस नेशन का फॉरेन ट्रेड में जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, वो राष्ट्र फाइनेंशियल एंड आर्मी पावर से उतना ही स्ट्रांग होगा। हम बताए थे ना कि जिस देश का फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार जितना अच्छा रहेगा, उस देश में क्या होगा, रिवेन्यू कलेक्ट होगा, इनकम उस देश में क्या होगा, ज़्यादा होगा, उस देश में आय ज़्यादा होगा, उस देश का पैसा ज़्यादा होगा। तो अगर पैसा ज़्यादा हुआ
तो इकोनॉमिक्स ठीक होगा, इकोनॉमिकल ठीक हुआ तो उसके बाद क्या हो जाएगा, किसी भी देश का आर्मी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। क्या होगी, आर्मी पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर फॉरेन ट्रेड अच्छी नहीं है तो देश का फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छा नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड जितना अच्छा है देश का फाइनेंशियल सिचुएशन उतना अच्छा होगा। फाइनेंशियल सिचुएशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किसी देश की फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा फॉरेन ट्रेड होगा, जितना अच्छा भागीदारी होगा, उतना ही फाइनेंशियल सिचुएशन और आर्मी पावर में क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए एक डायग्राम लेते हैं, उसके अनुसार समझते हैं कि वाणिज्यवाद कैसे होता था, विदेश व्यापार की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखते हैं क्या क्या सामान आती थी हमारे इंडिया में और क्या क्या जाती थी, ये सब देखना है। और क्या क्या फ़ायदा था, ये फॉरेन ट्रेड कैसे कैसे फॉरेन ट्रेड था इंडिया का। चलिए हाँ, इसको पहले देख लेते हैं। विदेश व्यापार की क्या करना है, प्रकृति देखना है। विदेश व्यापार की प्रकृति देखिए, अभी यहाँ से क्या होता है, ये कोई देश है, क्या है, ये कोई देश है इंडिया। ये कोई देश क्या है, इंडिया, ठीक है। और ये कोई देश क्या है, यूके। यूके, ये देश इंडिया और ये देश यूके है। अब इंडिया से पहले कोई क्या, इंडिया से सामान क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। इंडिया से क्या होता था, सामान एक्सपोर्ट होता था। इंडिया से क्या क्या सामान एक्सपोर्ट होता था, तो मसाला एक्सपोर्ट होता था, सिल्क एक्सपोर्ट होता था और कॉटन एक्सपोर्ट होता है। यानी ये सब क्या है, नीड्स गुड्स। यानी कि नीड्स गुड्स वैसा वैसा गुड्स होता है कि जिसकी ज़रूरत आपको हर हाल में पड़ेगी ही पड़ेगी। लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, नीड्स गुड की ज़रूरत आपको हर हाल में पड़ेगी, जो भी हो जाए। मसाले, आप मसाले के बगैर नहीं रह सकते हैं। कॉटन व सिल्क ये सब तो नीड्स गुड्स यानी कि हर हाल में ज़रूरी है। ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट कहाँ होती थी, इंडिया से एक्सपोर्ट कहाँ होती थी, यूके में। कहाँ होती थी, यूके में। इंडिया से एक्सपोर्ट यूके में होती थी। और इसका डिमांड क्या था, यूरोप में ज़्यादा था। क्या था इसका डिमांड, यूरोप में ज़्यादा था, इसका डिमांड ज़्यादा था। यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट अभी ज़्यादा कर रही थी, क्या कर रही थी, अपने सामानों का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही थी। और और यूके से इंपोर्ट हमको क्या हो रहा था, यानी कि यूके से हम क्या ले रहे हैं, यूके से क्या ले रहे थे, पलिस्ता की वस्तुएं। यानी कि पलिस्ता की वस्तु क्या होता है, परफ्यूम, सेंट वगैरह वगैरह, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे। ये पलिस्ता की वस्तु वो होता था जैसे कि फ्रिज, एसी, ये सब क्या होता था, पलिस्ता की वस्तु। विलिस्ता की वस्तु होती थी, फ्रिज, एसी, ये सब। फिर ऊनी कपड़े, क्या, ऊनी कपड़े, ये सब कहाँ से आती थी, हमें यूके से इंडिया इंपोर्ट होती थी। क्या होती थी, ये आती थी। और इंडिया से क्या जाती थी, मसाले, यानी कि नीड्स गुड्स। और जो और जो यूके से आती थी वो लग्जेरियस गुड्स था। क्या, लग्जेरियस गुड्स, यानी कि लग्जेरियस गुड्स का डिमांड यानी कि हाई क्लास फैमिली को ही होता है। लग्जरियस गुड की डिमांड हाई क्लास फैमिली को होता है, गरीब लोगों को नहीं, मिडिल क्लास लोअर क्लास को ज़रूरत नहीं होता था। तो लग्जरियस गुड्स का डिमांड क्या था, इंडिया में कम था। क्यों, क्योंकि अगर अगर अच्छी पैसा इनकम नहीं है तो हम बिना एसी के भी रह सकते, बिना बलिष्ठ वस्तु का भी रह सकते, बिना परफ्यूम का रह सकते। लेकिन यूरोप में बिना मसाले के तो नहीं रह सकते थे। मसाला तो हर हाल में चाहिए था, इसलिए क्या था, नीड्स गुड की मांग बहुत ज़्यादा थी यूरोप में। और लग्जरियस गुड्स का डिमांड क्या था, इंडिया में क्या था, कम था। लग्जरियस गुड्स का डिमांड क्या था, इंडिया में कम था। अब यहाँ पे क्या करेगी यूके, इससे क्या होता था, इससे अगर एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा करती थी और इंपोर्ट इंडिया कम ले रही है, तो इससे क्या होता था, बेनिफिट किसको होता था, इंडिया को। बेनिफिट किसको होता था, इंडिया को। कैसे बेनिफिट होता था वो भी समझिए। उसमें करेंसी थी नहीं, तो इंडिया से जो ये इतना सामान एक्सपोर्ट खूब होता था और ये इंडिया में इंपोर्ट कम होता था, जिसके कारण 100 गोल्ड, RS 100 गोल्ड क्या होता था, इंडिया आता था। यानी कि एक्सपोर्ट, यानी यहाँ से हम सामान देते थे, उसका कीमत 100 गोल्ड हमको क्या करता, मिलता था। लेकिन उसका जो हम सामान खरीदते थे वो कितना, मात्र 20 गोल्ड का। इससे क्या होता था, 80 गोल्ड से हमको क्या होता था, फ़ायदा होता था। अब ब्रिटिशर्स ये चाहेगा कि ये इसका क्या हो, एक्सपोर्ट कम करे। क्या करे, इंडिया एक्सपोर्ट कम करे और इंपोर्ट ज़्यादा करे। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कम करे और इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। इस और यूके क्या करेगा,
फॉरेन ट्रेड को अपने फेवर में लाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा यूके? फॉरेन ट्रेड को अपने फेवर में लाने की कोशिश करेगा। फॉरेन ट्रेड कैसे? विदेश व्यापार को क्या करेगा? अपने फेवर में लाने की कोशिश करेगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? इस समय के काल में क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट, धन संतुलन, भुगतान संतुलन होता है, मिस्टेक। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिंदी होता है भुगतान संतुलन। ये क्या था? फॉरेन ट्रेड क्या था? इंडिया के फेवर में था। इस टाइम में क्या था? फॉरेन ट्रेड इंडिया के फेवर में था। कहाँ है? क्या के लिए? इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि यूरोप में बाहरी विदेश व्यापार में इंडिया क्या कर रही थी? ज़्यादा भागीदारी निभा रही थी। तो इसलिए इंडिया में क्या था? फॉरेन ट्रेड क्या था? इंडिया के फेवर में था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायग्राम पे ले लेते हैं। देखिए इम्पेरियलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म किस पे डिपेंड होगा? आर्मी पावर पे। क्या होगा? आर्मी पावर पे होगा। जिस देश की आर्मी पावर जितनी स्ट्रांग होगी उस देश का इम्पेरियलिज्म भी उतना स्ट्रांग होगा। अब आर्मी पावर किस पे डिपेंड होगा? अभी ही डिफिनीशन में बताए थे, फाइनेंशियल सिचुएशन पे। क्या? फाइनेंशियल सिचुएशन पे। और किसी देश का फाइनेंशियल सिचुएशन किस चीज़ पे डिपेंड होगा? फाइनेंशियल सिचुएशन किस चीज़ पे डिपेंड होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि किसी देश का फॉरेन ट्रेड जितना अधिक होगा उस देश का आर्मी पावर फाइनेंशियल सिचुएशन कितना होगा? उतना अच्छा होगा। जो देश फॉरेन ट्रेड में जितना भागीदारी लेगा उस देश का आर्मी पावर और फाइनेंशियल सिचुएशन उतना ही अच्छा होगा। अब फाइनेंशियल सिचुएशन डिपेंड किस पे होगा? ये होगा डिपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितने पार्टों में होगा? 4 पार्ट में होगा। प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाएंगे। अभी बस एक नॉर्मल टैप हम समझा रहे हैं, डायग्राम के समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोडक्शन पहले क्या था? प्रोडक्शन था, यानी कि कोई भी चीज़ का क्या होता था? उत्पादन। कंजप्शन, अगर उसका उत्पादन हो रहा था तब उपभोग भी होना चाहिए ना, उपभोग। एक्सचेंज, फिर ये उपभोग कब होगा? यानी कि इस सेल, यानी कि कोई चीज़ अगर उत्पादन हो रहा था, ये सेल कैसे होगा? तो ये कंजप्शन डिपेंड किस पे हो जाएगा? 2 पे, इंटरनल मार्केटिंग और एक्सटर्नल मार्केटिंग। क्या? आंतरिक, यानी कि अंदर का जो मार्केट है वो, और बाहर फॉरेन ट्रेड, जैसे विदेश व्यापार, अभी समझा रहे थे ना आपको। तो इंटरनल मार्केटिंग क्या होगा? किसी भी देश का इंटरनल मार्केटिंग क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। इंटरनल मार्केटिंग क्या होगा? छोटा होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए एक पेन, अगर हम कोई पेन बनाएं, उसको अगर हम इंडिया में सेल करें तो मात्र इंडिया में ही सेल होगा। अगर उसको फॉरेन ट्रेड विदेश में सेल करें, इंडिया में सेल करेंगे, एक सीमित मात्रा में सेल होगा। क्या होगा? सीमित मात्रा में सेल होगा। अगर उसको हम फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेश व्यापार में उसको शामिल कर दे, क्या? असीमित मात्रा में सेल होगा। क्या होगा? असीमित मात्रा में सेल होगा, जिसके कारण उसका बहुत सारा बिक्री होगा, सेल बहुत ज़्यादा होगा तो इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा? इससे साइज ऑफ मार्केट अनलिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि मार्केट का साइज लिमिट नहीं होगा। लेकिन अगर साइज ऑफ मार्केट छोटा है तो सामान का सेल भी क्या हो जाएगा? छोटा होगा। इंटरनल मार्केटिंग ये था। एक्सटर्नल मार्केटिंग ये था कि फॉरेन ट्रेड, यानी कि विदेश व्यापार। क्या? विदेश व्यापार, एक्सटर्नल फॉरेन ट्रेड। विदेश व्यापार जितना करेगा उतना क्या हो जाएगा? अच्छा होगा, सेल ज़्यादा होगा। सेल ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा हो गया। ये देख लिया। तो यहाँ समझ गए होंगे क्या होता है वाणिज्यवाद, कैसे डिपेंड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, कैसे डिपेंड होता है। प्रोडक्शन, कंजप्शन कैसे हुआ? कंजप्शन में 2 पार्ट में कैसे डिवाइड हुआ? साइज ऑफ मार्केट छोटा होता है तो क्या होता है? सेल भी कम होगा। अगर साइज ऑफ मार्केट बड़ा हो जाता है, किसी देश का आय किस पे डिपेंड करता है कि जो देश फॉरेन ट्रेड में जितना भागीदारी लेता, जैसे यूके नहीं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो सब का क्या है? फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या वहाँ की करेंसी बहुत है, और उस देश का इनकम यानी कि जो रिवेन्यू वो भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो देखे थे ना, ये भी देखे थे। हाँ, वाणिज्यवाद। अब इसमें वाणिज्यवाद में ब्रिटेन का क्या उद्देश्य होगा ये हमको समझना है। क्या समझना है? ब्रिटेन का उद्देश्य समझना है। इंडिया के साथ होने वाले फॉरेन ट्रेड को अपने फेवर में लाना। इससे पहले हम आपको समझा दिए, स्लाइड लेने से पहले हम आपको इसे पीछे में ही समझा दिए थे कि वो क्या करेगा। वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड को क्या, अभी वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, इंपोर्ट कम कर रहा था। अब वो क्या करेगा? इसके फेवर क्या करेगा? फेवर में, अपने फेवर में वो लाएगा। फॉरेन ट्रेड को क्या करेगा? ब्रिटेन अपने फेवर में लाएगा। वो कैसे लाएगा? वो देखिए,
ब्रिटेन से इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो वो ज़्यादा कीमत पर बिके। यानी कि ब्रिटेन से इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट होगा ना वो क्या होगा, ज़्यादा कीमत पे बिकेगा। और इंडिया से ब्रिटेन जो सामान एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, वो क्या होगा, कम कीमत पे बिकेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ये फॉरेन ट्रेड यानी कि ये फॉरेन ट्रेड को क्या करेगा, अपने फेवर में झुका लेगा। डायरेक्टली बोल रहा है ना, इंडिया से ब्रिटेन जो सामान इंपोर्ट होगा वो कम कीमत पे बिकेगा, तो इसमें फॉरेन ट्रेड क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में झुक जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब वो पूरा झुकाने की पूरा कोशिश करेगा। तो चलिए हम देखते हैं वाणिज्यवाद में क्या, कैसे वो फॉरेन ट्रेड को कैसे क्या क्या करेगा, इंडिया में ऐसा क्या क्या करेगा जो फॉरेन ट्रेड उसके यानी कि उसके फेवर में आ जाए। तो चलिए देखते हैं वाणिज्यवाद में नेक्स्ट। अब देखिए वो क्या करेगा फॉरेन ट्रेड को, यानी कि वो क्या करेगा, अपने फेवर में झुकाएगा। पहले क्या लगता था, पहले ना ऑक्टा लगता, क्या क्या लगता था, ऑक्टा, चुंगी लगता था, कर। जैसे अगर मान रहे कि यूरोप में इतनी सारी कंपनी है, क्या है, इतनी सारी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि डच, फ्रांस, पुर्तगाल, ये जो भी है, ये सब क्या है, डेनमार्क, ये सब क्या है, कंपनी है। ये सब क्या करती थी, इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती थी, क्या करती थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती थी। तो इसमें सबको क्या लगता था, ऑक्टा लगता था, ऑक्टा, चुंगी लगता था, क्या लगता था, चुंगी, ऑक्टा, चुंगी लगता था, यानी कि कर जिसको बोलते हैं, कर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहेगी कि हमको ये कर माफ़ हो जाए, क्या हो जाए, ये कर माफ़ हो जाए। तो ये कर कैसे माफ़ होगा, तो 1717 ईस्वी में फारूक सियर की पत्नी ना बीमार पड़ गई थी, क्या हुई थी, फारूक सियर की पत्नी ने बीमार पड़ गई थी। और बीमार पड़ गई थी तो उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। फिर यानी कि फारूक सियर को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर लोग अच्छे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर को बुलाया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के डॉक्टर को बुलाया गया था तो उसकी पत्नी की, बेगम का तबीयत क्या हो गया था, ठीक हो गया। तो जिससे फारूक सियर क्या हो गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। तो फारूक सियर तो बोला कि मांगो। तो उस समय के राजा क्या होते थे, बहुत धनवान, यानी कि बहुत अथी होते थे, अगर कोई कुछ हो जाने का बहुत बड़ा इनाम देते थे। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सोचा कि अभी ये मौका क्या है, बहुत अच्छा मौका। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या क्या सोचा, ये मौका अच्छा है। तो उसने क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि ये मौका भी बहुत अच्छा है। तो उसने क्या बोला कि हम जो यहाँ व्यापार करते हैं ना, तो हमको एक जगह से दूसरी जगह खरीदने में क्या करना पड़ता है, चुंगी देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। ये कर हमको क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो फारूक सर बोला ठीक है। तो फारूक सर ने क्या, एक गोल्डन फरमान जारी किया, क्या किया, गोल्डन फरमान जारी किया। यानी कि अब उस गोल्डन फरमान में क्या लिखा हुआ था कि मुगल साम्राज्य के अंदर ना, मुगल साम्राज्य के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को ओक्टा पे नहीं करना पड़ेगा, क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को ओक्टा पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई देश है, अगर इसको ओक्टा माफ़ हो गया, जैसे 100 की सामान थी, 100 की सामान थी, पहले क्या रुपया, 5 रुपया कर लगता था। तो 105 रुपया में वो बिकती थी, क्या होती थी। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करेगी, 100 रुपये मिलेगी, और बाकी जितना भी कंपनी है वो सब को कितना, 105 रुपया लगेगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 रुपया लगेगी। ये क्या कर लाया, करवाया, चुंगी माफ़ करवा लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखिए ब्रिटेन अपना उद्देश्य को कैसे पूरा करेगा। ब्रिटेन का उद्देश्य क्या था, ब्रिटेन जो वाणिज्यवाद में ब्रिटेन का उद्देश्य क्या था, यानी कि ब्रिटेन का उद्देश्य था कि इंडिया के साथ होने वाले फॉरेन ट्रेड को क्या करना, वो अपने फेवर में लाना चाहता था। क्या करना चाहता था, वो अपने फेवर में लाना चाहता था। तो देखिए अब वो अपने फेवर में कैसे लाएगा। ब्रिटेन पहला क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इंडिया में जो अदर यूरोपियन कंपनी है उन्हें इंडिया से क्या करना है, बाहर करना है, बाहर निकाल देना है। तो बेदारा का युद्ध जब उसमें हुआ था, उसमें क्या हो गया था, डच हार गया था, ब्रिटेन वर्सेस डच हुआ था, क्या होता है उसमें, डच हार गया था। फिर वांडीवास का एक रिवल हुआ, युद्ध हुआ, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांसीसी, उसमें भी क्या होगा, फ्रांसीसी भी हार गए थे। इसकी व्यापार क्या होगी, सीमित होगी डच की, और फ्रांसीसी का इसका भी क्या हो गया, सीमित हो गया। अब ये विदेशी, यानी कि ये सब यूरोपियन कंपनी था जो इंडिया से, ये सब क्या करना था, इंडिया में इसका व्यापार को क्या कर देना था, सीमित कर देना था। तो 1729 में बेदारा का युद्ध करके, और 1759 में बेदारा का युद्ध करके, और 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध करके इसने क्या कर दिया, इसके व्यापार को समाप्त कर दिया, सीमित कर दिया। और उसके बाद फिर सेकेंड क्या क्या, इंडिया के अंदर सामान इधर से उधर ले जाने पे जो चुंगी लगता था ये उसे माफ़ करवाएंगे। तो माफ़ भी करवा लिया। अभी यही हमको समझाए थे ना कि चुंगी कैसे माफ़ कराया, तो ये क्या क्या, चुंगी माफ़ करवा लिया।
1717 में गोल्डन फरमान इशू हुआ, जिसमें फारूक सैयर के यानी फारूक सैयर इशू किए थे गोल्डन फरमान। उसमें क्या हो गया था, चुंगी माफ़ कर गए थे। इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल की स्थापना करना था। इंडिया में क्या, पलासी की लड़ाई, पलासी की युद्ध और बक्सर का युद्ध करके, जिसमें बंगाल और दिल्ली और था, उस सबको क्या कर दिया, पराजित करके पॉलिटिकल कंट्रोल भी क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। और फिर इंडिया से रिसोर्स कलेक्ट करना था। क्या रिसोर्स कलेक्ट करना था 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। हाँ, इसमें क्या करना था, रिसोर्स। इसका फोर्थ सिचुएशन क्या था, रिसोर्स। ये सब उद्देश्य ये पूरा करता कैसे, रिसोर्स प्राप्त करना था। कितना, 1765 में पलासी की लड़ाई 1757। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। गोल्डन फरमान याद रखिएगा। गोल्डन फरमान कब जारी किया था और किसके द्वारा जारी किया गया था, फारूक सैयर के द्वारा जारी किया गया था 1717 ईस्वी में गोल्डन फरमान। इस फरमान के अनुसार क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चुंगी माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। रिसोर्स का थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसका आज का क्लास छोड़ देंगे। 2 बार क्लास कट गई थी बीच में, कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। चलिए, हाँ, ये बताए थे क्या, नहीं बताए थे ना। हाँ, इसमें देखिए हम बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि क्या चाहेगी कि जितना भी देश के साथ व्यापार हो रहा है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी सबको क्या करेगी, हटाना चाहेगी। इंडिया के अंदर होने वाले एक्सटर्नल कंपटीशन को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। पहले इंडिया कितने देश के साथ व्यापार करता था, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये सब के साथ करता था। लेकिन अब क्या होगा, अब ये सिर्फ क्या करेगा, इंग्लैंड के साथ करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ व्यापार करेगा, इंग्लैंड। ये सब कंपनी को भगा देगी, क्या करेगी वो, इंग्लैंड के साथ व्यापार करेगा। जिससे क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड किसके फेवर में आ जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के फेवर में आ जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन उद्देश्य था इंडिया के अंदर होने वाले एक्सटर्नल कंपटीशन को क्या करना, समाप्त करना। जिससे क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रेड किसके, ब्रिटेन के फेवर में आ जाएगा। चुंगी माफ़ हो गया, ये भी देख लीजिए फारूक शेर के अंदर। यूरोप, जैसे कि हाँ, अभी इसका तो एग्जाम्पल हम बताए थे, जैसे 100 रुपये की सामान है, वो 105 रुपये से 5 रुपये में ऑक्टा पे करके देना पड़ता था। ये लेकिन ये सिर्फ कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ऑक्टा माफ़ हुआ था, और सारी जितनी भी कंपनी थी सबको ऑक्टा देना ही पड़ता। चुंगी कर, जैसे कि दिल्ली से बम्बई लाने में जो चुंगी लगता था, या बम्बई से बंगाल लाने में जो चुंगी लगता था, वो क्या हो गया, माफ़ हो गया। इंडिया के अंदर एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाता था, जो चुंगी पे करना पड़ता था, ऑक्टा पे करना पड़ता था, वो क्या कर दिया, माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, रिसोर्स के बारे में देख लेते हैं। आज टाइम कितना हो गया, रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का सा झलक, उसके बाद नेक्स्ट कल बताएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इसमें उद्देश्य क्या था, इंडिया के रिसोर्स पे कंट्रोल करना। क्या करना था, इंडिया के रिसोर्स पे कंट्रोल करना। इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कंट्रोल, तो इंडिया का हम बताए थे ना 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध के बाद क्या कर लिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भर से सिराजुद्दौला का साथ हुआ था। फिर 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर, इसमें भी क्या किया, बक्सर को पराजित कर दिया था, उसमें सिराजुद्दौला को। इसको बंगाल को पराजित करने के बाद और बक्सर पराजित करने के बाद क्या कर लिया गया था, इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर लिया था। क्या कर लिया था, पॉलिटिकल कंट्रोल स्थापित कर लिया गया था। और फिर सेकेंड पार्ट में देखते हैं, इंडिया के अंदर रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट स्टार्ट करेगी। कलेक्शन यानी कलेक्शन स्टार्ट करेगी इंडिया के अंदर से, रिवेन्यू क्या कलेक्शन स्टार्ट कर देगी, रिवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट कर देगी। जिससे इसको क्या करे, बहुत सारा फ़ायदा होने लगेगा। और कैसे रिवेन्यू कलेक्शन कैसे स्टार्ट कर देगी, डेट ऑफ इलाहाबाद, उसमें भी हो जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में रिवेन्यू कलेक्शन का क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। जिससे क्या करेगा, ये इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा से कर पाएगा। तो ये क्या होगा, इसका क्या उद्देश्य हुआ कि ये इसका उद्देश्य ये हुआ कि रिसोर्स पे कंट्रोल करना। क्या, रिसोर्स पे कंट्रोल करना। और कल के क्लास में हम देखेंगे वाणिज्यवाद ही, कल भी मेरा चैप्टर रहेगा। वाणिज्यवाद अभी थोड़ा चलेगा 1-2 दिन अच्छा से, कल बाद चलेगा वाणिज्यवाद, 1-2 क्लास और वाणिज्यवाद का चलेगा। वाणिज्यवाद बहुत अच्छा समझिएगा। फिर औद्योगिकी की साम्राज्य बताएंगे, उसमें क्या हुआ था। अभी न सिर्फ ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट टाइप है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो समझ जाइएगा, फिर आपका हिस्ट्री कहीं ना जड़ से स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अब जब हम इतना सारा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा माइंड शांत करके।
घबराहट मत फील कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज का मोटिवेशन पॉइंट हम शुरू में ही लगाए थे बट देख नहीं पाए, अभी देख लेते, ठीक है। हाँ, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, क्या बोल रहा है, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं होता है। बिल्कुल सही बोलता है, अगर जिस काम आपका काम करने का हद पार नहीं हो गया ना, वो काम कोई काम का नहीं। इसलिए जब आप पढ़ रहे हैं तो खूब पढ़िए, खूब हद पार कर दीजिए पढ़ने का, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम क्लास को क्लोज करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। और एक न्यूज़ और हम जाते जाते दे रहे हैं कि कल से LNMU का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी BA फास्ट पार्ट 1 पॉलिटिकल ऑनर्स का गैस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन गैस क्वेश्चन वाइज अपलोड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल ऑनर्स से हैं तो देख सकते हैं, और PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल से आपको पॉलिटिकल ऑनर्स का भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, रखते हैं।